नमस्कार प्यारो, कैसे हैं आप लोगों ने। भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने शायद शुरू किया है। पहली क्लास हम लोगों ने अपलोड की है, पहली क्लास आ गई है, शायद आपने देख भी ली होगी, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं देखी होगी तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्लियर हो जाएंगी कुछ चीज़ें। प्रस्तावना हमने उसमें पढ़ा था, तो प्रस्तावना आपने पढ़ लिया होगा। वीडियो के लिए प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दी है, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे तो वहाँ पे आपको राज्य व्यवस्था मिल जाएगी, ठीक है। आज सेकंड क्लास आएगी, उसे देखेंगे। दूसरी बात, कल यानी कि संडे का दिन जो आने वाला है उसको मैं करंट अफेयर की एक क्लास लेके आ रहा हूँ, ज़बरदस्त क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने 2023, 2022, 23 के जो अवार्ड्स हैं उन सब अवार्ड्स को क्या कर दिया है, एक साथ जोड़ दिया है। और एक बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए वो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। एक ये सूचना आपको देनी थी मुझे। दूसरी बात, अगर आपको मान लें किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी डाउट होता है या आपकी कोई क्वेरी होती है, आपका कोई सवाल होता है, तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8755053646, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या आपकी कुछ जानकारी आपने लेना होता है, ठीक है, आप इस पर बात कर सकते हैं मुझसे, तो मैं यहाँ आपके लिए अवेलेबल रहूँगा भी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। देखिए लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने बात करी थी तो हम लोग प्रस्तावना को देख रहे थे। प्रस्तावना आपने देखा कि एक तरीके से शीर्षक होता है किसी भी चीज़ का, एक तरीके से सारांश होता है किसी ग्रंथ का। देखो, अगर आपने एक किताब पढ़ी होगी, जैसा अगर मैं बात करूं भारत के संविधान को लेकर के, अगर मैं मान लेता हूं कि ये भारत का संविधान, ये पुस्तक है भारतीय संविधान की। देखिए पुस्तक में होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं एक तरीके से, तो किसी भी पुस्तक में क्या होता है कि कुछ पेजेस होते हैं, मान लिया 100, 200, 400, 600। उन पेजेस में, हर एक पेजेस में कुछ पेजों के संकलन को एक अध्याय बोलते हैं या एक पार्ट बोल देते हैं, एक लेसन बोल देते हैं। आपने देखा होगा। ऐसे ही संविधान के अंदर अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों को एक साथ जोड़ करके उसे क्या बोला गया है, भाग 1। वो क्या है अभी जिक्र करेंगे। फिर कुछ अनुच्छेदों को ले लिया और उसे क्या बोल दिया, भाग 2। ऐसे करते करते भाग जोड़े गए हैं। देखिए जब संविधान बना था तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जो पार्ट्स थे या जो भाग थे वो कितने थे, वो 22 थे। वर्तमान में कितने हैं, वो 25 संख्या उनकी हो गई है। काउंटिंग 1 से 22 तक ही रहती है, लेकिन संख्या में अगर बात करूँगा तो वो कितने हो गए हैं, 25 हो गए। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे अपनी क्लास में भाग 1 को जानने की कोशिश करेंगे कि भाग 1 में क्या है, क्या क्या उसके अंदर है, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें उसमें देखनी पड़ेंगी। देखिए वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, 30, 32, 35 मिनट तक चली जाए। आप वीडियो को स्किप मत करना। सच में आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और कई सवाल आपने यहाँ से देखे होंगे। अभी फॉरेस्ट गार्ड में शायद या किसी अन्य एग्जाम में सवाल आया था, शायद फॉरेस्ट गार्ड में ही आया था, यहाँ से एक सवाल बना था। उस सवाल को भी बताऊंगा कि क्या आया था, कैसे आया था, कहाँ गलती करी बच्चों ने, क्या क्या करी, या जो भी सवाल बनते हैं हमारे उसे थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने आज रखूँगा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की, शुरू करते हैं आइए आज की क्लास। चलिए देखिए बच्चे, भाग 1 की जिक्र करेंगे। जिस तरीके से हर पार्ट का एक नाम होता है, हर अध्याय का एक नाम होता है, ऐसे ही संविधान के अंदर जितने भाग हैं उन भागों का एक एक शीर्षक है। तो आज हम जो जिक्र कर रहे हैं वो भाग 1 की बात कर रहे हैं। और भाग 1 को क्या बोलते हैं, संघ एवं इसके क्षेत्र। यानी कि जो हमारा भारत, प्यारा भारत है वो और उसके क्षेत्रों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, भाग 1। और भाग 1 में कुल मिलाकर के हम जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 को पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 इसके अंदर आता है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है मेरे बच्चों कि अनुच्छेद कहते किसे हैं। ये तो सबने बता दिया कि अनुच्छेद। अच्छा, कुछ बच्चे भी कह रहे होंगे जी आर्टिकल को कहते हैं। बेटा वो आर्टिकल को अंग्रेजी में अनुच्छेद कहते हैं, मतलब अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, ठीक। अनुच्छेद कहते किसे हैं ये आज तक किसी ने बताया ही नहीं। तो चलिए आज सुन लीजिए। देखिए अनुच्छेद क्या होता है, पहले किताबी भाषा सुनते हैं कि किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र, किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचार एवं भावनाओं को अपने अर्जित ज्ञान या निजी अनुभूति से संजो करके प्रभावमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। आप कहोगे सर ये क्या कह दिया आपने, बिल्कुल सही बात है, इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में समझें
तो ये है कि आपने क्या कहा कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति क्या है, वो एक तरीके से अनुच्छेद ही है। आपने जो बात कही उसे एक वाक्य में पिरोया, एक सूत्र में पिरोया और उसे सामने रख दिया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अनुच्छेद कह सकते हैं। ठीक है, आओ देखो, इसके अंदर हमने बात की कि भाग 1 जिसका शीर्षक क्या हो जाता है, संघ एवं इसके क्षेत्र, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 को। पहले जिक्र करते हैं अनुच्छेद 1, और पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भैया, देखो कहीं कहीं मैं अनुच्छेद लिखूंगा या कहीं कहीं इसी को मैं आर्टिकल लिख दूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। और दूसरी बात, ये अभी फॉरेस्ट गार्ड में आया था और इसमें फंसाया था। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में है क्या और क्या फंसाया था, क्या सवाल आया था, वो भी बताता हूँ। देखो अभी अनुच्छेद 1 कहते हैं कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 1। और देखिए ये अभी पेपर में पूछा गया था मेरे प्यारों, और इसमें क्या फंसा लिया। अब देखो उन्होंने सवाल क्या पूछा, उन्होंने सवाल पूछा कि आर्टिकल 1 कहते किसे है, और उसके ऑप्शन पता क्या डाले, ऑप्शन नंबर ए में था राज्यों का संघ। यानी कि पूछा कि अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है, भारत को क्या 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 संबोधित करा है, तो ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ, और बी और सी कुछ थे, और डी ऑप्शन में था ये इंडिया अर्थात भारत, यानी जो मैंने भी ऊपर लिखा ये किस में था, ऑप्शन नंबर डी में, और ए में क्या दिया था, राज्यों का संघ। शायद आपने सवाल देखा हो तो बच्चों ने क्या किया, राज्यों का संघ देखते ही आंसर क्लिक कर दिया, और जब इसीलिए क्या हो गया, सबका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करके आए, अगर आपने ये गलती करी है तो एडमिट करिए और वीडियो को पॉज करके अभी मुझे कमेंट सेक्शन में डालना यस कि मैं गलती करके आया हूँ, आगे से भविष्य में गलती ना हो, इसलिए एक एक चीज़ के लिए आया हूँ, एक एक चीज़ पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम पढ़ेंगे मेरे प्यारों। आओ देखो, इंडिया अर्थात भारत यानी राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ये किस में कहा गया, आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया। अब देखिए फंसना नहीं है बिल्कुल भी, इसके अंदर जो भारत का राज्य है या भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी, 3 श्रेणी में। 3 श्रेणी क्या क्या है, एक श्रेणी बताई गई है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो डाल दी गई है, ठीक है, यानी कि राज्यों का क्षेत्र, स्टेट का जो क्षेत्र आता है ना, राज्यों का क्षेत्र एनसीआर टाइप का। दूसरा जो केंद्र शासित संघ है हमारे, उसका क्षेत्र, यानी कि जो संघ है संघों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र एनसीआर टाइप, यूटीज का जो क्षेत्र होता है। और तीसरा आपको समझने के लिए एक बार इधर देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूँ ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर अगर मैं श्रीलंका को ले लेता हूँ, और यदि कभी भारत श्रीलंका का अपना अधिग्रहण कर लेता है, यानी कि श्रीलंका को अपने अधिकार में ले लेता है। चलिए यार, जब अधिकार में लेना ही है तो फिर श्रीलंका को ही क्यों ले, पाकिस्तान को लेंगे ना। चलो भैया, जब अधिकार लेना है तो हम अधिकार में पाकिस्तान को लेंगे, हम क्यों लें श्रीलंका में। वैसे भी वहाँ पे त्रैमाम चल ही रहा है। क्यों, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भैया भारत में ले लो, स्थिति इतनी खराब हो गई है, खाने पीने के लाले पड़ने लग गए। चलिए खैर, तो अगर मैं बात करूँ मोटे तौर पे पाकिस्तान, ये भारत वाले इस वाले हिस्से की, तो आप बस समझ लेना कि ये भारत ही है भाई, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ये पाक है। अगर मान लेते हैं कि भारत पाक को अपने अधिग्रहण में ले लेता है, तो जो पाक की भूमि होगी या पाकिस्तान की भूमि होगी वो किसका हिस्सा बन जाएगी, वो भी भारत का हिस्सा बन जाएगी। तो तीसरा क्षेत्र क्या होता है, एक राज्यों का क्षेत्र होता है, एक संघ क्षेत्र होता है, और तीसरा क्षेत्र होता है जिसे किसी भी समय ऐसा क्षेत्र जिसको भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया हो। किया गया। देखो परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, मेरे साथ रहना बस अच्छे से। पहली चीज़ आपने बताया कि राज्यों का क्षेत्र, दूसरी चीज़ संघ क्षेत्र, तीसरी बात हमने करी कि ऐसा क्षेत्र जिसको भारत सरकार किसी भी समय अपने अधिग्रहण में ले सकती है या भारतीय सेना अपने शौर्य से उसे जीत करके भारत में मिला सकती है। इन तीनों को किस में रखा गया है,
क्षेत्रों की कैटेगरी में रखा गया। तो ये आर्टिकल नंबर 1 ध्यान रखेंगे, इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलिए यहीं से निकलता है आर्टिकल नंबर 2 का रास्ता। क्या, यही देख लेते हैं। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल नंबर 2, मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा, पेपर में नहीं आता आर्टिकल नंबर 2, लेकिन रास्ता यहीं से निकलता है। इसमें बताया गया है कि अगर मान लेते हैं कि भारत का एक हिस्सा अगर हम उसे जीतते हैं, पाकिस्तान को एक हिस्से के रूप में जीतते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि हम पाकिस्तान को जीत लेते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है ये भारत की बाउंड्री के अंदर आ गया। मान लेते हैं ये किसके अंदर आ गया, बाउंड्री के अंदर आ गया भारत की। तो बाउंड्री के अंदर जैसे ये आ जाता है तो भारतीय संविधान किसको, संसद को। ये ध्यान रखना कि अगर भारत में कुछ भी अधिकार दिए जाएंगे तो ना तो राष्ट्रपति महोदय को दिए जाएंगे, ना ही प्रधानमंत्री महोदय को दिए जाएंगे, अधिकार किसके पास जाएंगे, संसद। यानी कि संसद, जिसे आप एक भाषा में या एक शब्द में कह सकता हूं कि संसद यानी कि लोकसभा, या लोकसभा के अंदर सांसद और प्रधानमंत्री महोदय, राज्यसभा, और इसका अभिन्न कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी तीनों को मिला करके इसके अंदर अधिकार जाता है। तो संसद को यह अधिकार मिलता है कि वो नए राज्यों का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो यहीं से निकलता है आर्टिकल नंबर 2 कि संसद को यह अधिकार मिलता है कि वो क्या कर सकता है, संघ क्षेत्र में नए राज्यों का निर्माण या प्रवेश कर सकता है। संसद को यह अधिकार मिलता है कि संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकता है। ये किस में आ जाता है, आर्टिकल नंबर 2 के अंदर आ जाता है। बात समझ में आई कि अगर हम अधिग्रहित किसी क्षेत्र को कर लेते हैं तो उस क्षेत्र के अधिग्रहण के साथ ही भारतीय संविधान, संसद को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में यहाँ फंसाते हैं, संसद ध्यान रखना। संसद को क्या करता है, संसद को अधिकार मिलता है कि संसद क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण व उसकी स्थापना कर सकती है। और संसद मानेगी आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। यही के बाद आगे चलते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 3 महत्वपूर्ण होता है, चलिए उसे देखते हैं। मेहनत करते हैं यार। कल हाँ मैं आपको बताने वाला था कि शायद मैंने बताया है आपको कि मैं कल YouTube पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, प्राइजेस को लेके, है ना, अवार्ड जो हमारे मिले हैं उन सभी अवार्ड्स को मैंने इकट्ठा किया है। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपने यार। देखो बड़ी मेहनत लगाई है और जितनी भी किताबें हैं वो सब पढ़ा करके उससे एक इम्पोर्टेंट डेटा इकट्ठा किया है, वो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने, छोड़ना नहीं मेरे प्यारों। देखो आर्टिकल नंबर 3 या अनुच्छेद नंबर 3, कोई भी क्वेरी होगी मेरा नंबर मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ये क्या कहता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप उत्तराखंड पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ ये कब हुआ, 9 नवंबर 2000, तभी तो हुआ। किस में से उत्तराखंड बनाया गया, यूपी में से। यूपी के एक हिस्सा पहला हुआ करते थे उत्तराखंड, अब उसे हटा करके हमें एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया उत्तराखंड के रूप में। तो ये भी तो अधिकार कहीं ना कहीं होता होगा, कहीं ना कहीं इसका जिक्र या उल्लेख करा गया होगा, तभी तो ये हो पाया। तो जो आर्टिकल नंबर 3 है वो ये कहता है कि संसद, फिर से देखिए, फिर से वही जोर दे रहा हूँ, संसद, कि ये संविधान संसद को ये अधिकार देता है कि वो क्या कर सकती है कि जो वर्तमान राज्य हैं उन राज्यों में से एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। देखिए आर्टिकल नंबर 2 और 3 थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। 2 में क्या कह रहे थे कि जो अधिग्रहण किया है, जो बाहरी क्षेत्र को जीता है, उसमें से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और आर्टिकल नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो ऑलरेडी राज्य हैं हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश, उसमें से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संसद को यह शक्ति मिलती है कि संसद वर्तमान राज्यों में से या संसद वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों का निर्माण, नए देख लेना भैया, या न्यू लिख देता हूं सीधे में, कर सकती है। देखो भाई एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं हिंदी लिखते समय ना गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो उस बात से देखो आप सही कर लेना। यानी कि मुझे पता नहीं चलता कि नए ऐसे हैं या नए ऐसे हैं,
इसलिए मैं हिंदी पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता। आदित्य सर सही बता पाते हैं इस बारे में, वो जानते हैं सब चीज़ें। तो हिंदी पढ़ते रहो अच्छे से, नहीं तो मेरे जैसे बन जाओगे नए नए में भी पता नहीं चलेगा कि अंतर क्या है ना। देखो, तो यहाँ से अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूँ भाई कि जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ वो किस आर्टिकल के तहत हुआ है? 3 के। तो पेपर में ध्यान रखना, कभी कभी आ सकता है, आ भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि होगी। आर्टिकल 1 मैंने क्लियर किया, 2 मैंने क्लियर किया, 3 मैंने क्लियर किया। देखिए आर्टिकल नंबर 4 जो है वो एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन सुन लीजिए बस। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, ठीक है, 2 और 3, ये दोनों आर्टिकल में कोई भी बदलाव होता है या इसके तहत कोई बदलाव होता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 4, ठीक। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था एक यूट्यूब पे, तो एक सर आते हैं बड़े अच्छे, मुझे तो बड़े पसंद भी हैं, वो ऐसे कूद कूद के पढ़ाते हैं, पता है आपको, ऐसे कूद कूद के पढ़ाते हैं। तो कभी कभी मैं, जब मुझे लगता है कि हाँ चलो कुछ देखना चाहिए, कुछ देख लेते हैं, तो वो देखने लग जाते हैं। एक बड़े सर आते हैं बढ़िया गजब के हमारे, ठीक है, नाम तो मुझे याद नहीं है क्या है। अगर आप जानते हैं, आपने उनकी वीडियो देखी तो ज़रा मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताना कि उनका नाम क्या है, ठीक है। देखो, तो ये हम लोगों ने बात करी आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक। इसके अलावा देखो, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहीं पे मुझे जानना चाहिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं, मेरे साथ चलेंगे आप लोग। देखिए यहाँ से भी पेपर में सवाल बन जाता। आइए थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूँ। धर आयोग, ये क्या है जी? देखिए क्या हुआ कि जब हम 1947 में आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947, उसके बाद हम लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया तो उस समय एक दक्षिण वाला जो हमारा क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र, यानी कि अगर आप लोग भारतीय मैप को देखते होंगे तो आपने बिल्कुल दक्षिण क्षेत्र को देखा होगा। अगर देख पा रहे होंगे, शायद दिख पा रहा होगा, तो शायद मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ। दक्षिण क्षेत्र यानी कि एक मोटे तौर पे ये वाला इलाका। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है बेटा? ये केरला है। और द केरला स्टोरी तो आपको बताइए कि आजकल बवाल मचाए हुए है, देख लेनी चाहिए, आपको भी देख लो। और जिसने देख ली है वो बता दो कि हाँ देख ली सर, कैसी लगी, रिव्यू करना चाहते हैं तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। ये तमिलनाडु है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ऊपर कर्नाटका है, ठीक है। इधर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वाला एरिया आ जाता है। तो दक्षिण से मांग उठनी शुरू हुई कि जो भारत के अंदर राज्य निर्माण होगा वो किसके आधार पर होने चाहिए? भाषा के आधार पर होने चाहिए। किस आधार पर होने चाहिए? भाषा के आधार पर राज्य निर्माण होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य निर्माण, ये बात सामने आई। दक्षिण से मांग उठनी शुरू हुई कि राज्य कैसे होने चाहिए? भाषा के आधार पर होने चाहिए। और देखिए मैं आपको बताऊं, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, ये जो प्रधानमंत्री निश्चित थे, जो अध्यक्षता भी कर रहे थे हमारी श्रीमान स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की स्थिति उस समय ऐसी थी जैसे घर में एक नई बहू की होती है, नई नवेली बहू की। जब वो घर में आती है तो क्या करती है? वो कोशिश करती है कि सबको खुश रखने की, कि उससे कोई गलती ना हो जाए, सब कुछ ठीक ठीक तरीके से चले, सबकी पसंद के खाने बने, काम अच्छे से हो, सासू माँ को खुश रखा जाए, उनके पैर दबा जाएं, यानी कि पूरी कोशिश करी जाती है सब चीज़ को खुश रखने की। तो यहीं पे वही कोशिश थी कि क्या हो कि कोई भी हिस्सा भारत का, क्योंकि अभी उसी समय क्या हो रहा था कि एकीकरण चल रहा था रियासतों का। तो अगर कोई रूठ गया तो शायद भारत से अलग ना हो जाए, विलय पत्रों पर साइन चल रहे हैं। तो इसलिए मजबूरन इन्होंने एक काम किया कि एक आयोग बनाया जिसे भाषाई प्रांत आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो बनाया गया कब? जून 1948 में। तो जून 1948 में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया, भाषाई प्रांत आयोग। इसकी अध्यक्षता जो दी गई, यानी कि इसके अध्यक्ष बनाए सुमन कुमार धर, सुमन कुमार धर, यानी कि SK धर। और इसी को क्या बोला गया? धर आयोग। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि धर आयोग कब बना, तो जून 1948। इसी को ही भाषाई प्रांत आयोग के नाम से भी जानते हैं, और इसके अध्यक्ष बनाए गए सुमन कुमार धर। बात क्लियर? इन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट शुरू करी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सामने रखी दिसंबर 1948 में।
दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनेंगे, यानी कि जो दक्षिण की मांग थी उस मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया और कहा गया कि उन राज्यों के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके आधार पर हम क्या बनाएंगे, नए राज्य बनाएंगे, यानी सुविधा के आधार पर राज्य बनेंगे, ना कि भाषा के आधार पर। सुविधा के आधार पर राज्य। तो ये धर आयोग का टेक था। और जैसे धर आयोग की रिपोर्ट बनी तो फिर से बवाल बजना शुरू हो गया। ठीक है, फिर से क्या बजना शुरू हुआ, बवाल बजना शुरू हुआ। तो अब क्या करें, तो अब ये निर्णय लिया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कि कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ कि मैं ही अपने आप जांच करता हूँ और अपने साथ एक दो लोगों को और रखता हूँ कि हम मिलकर के जांच कर देते हैं और उस जांच के बाद हम देखेंगे कि जो राज्यों का निर्माण होगा, नए राज्यों का निर्माण होगा, वो किस आधार पर होगा। और उसी को 3 लोगों की एक समिति बनी जिसे हमने क्या कहा, JBP समिति। हमने क्या कहा, JBP समिति। देखो अगर वीडियो समझ में आ रही है, क्लास समझ में आ रही है तो लाइक चाहिए यार आप लोगों का भाई, ठीक है, वरना मैं भी महाकाल बन जाऊंगा, मैं सच बता रहा हूँ। JBP समिति, वो कहते हैं ना कि महाकाल, हमारे एक टीचर भी हैं, गणित वणित पढ़ाते हैं शायद वो, तो वही बंदा पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो लाइक मिल जाना चाहिए यार, अगर बात समझ में आ रही है तो। नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, डिसलाइक दे दो फिर, ठीक है, वरना लाइक दे दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो JBP समिति बनी, यानी कि जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, B मतलब वल्लभ भाई पटेल, और P मतलब पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। ठीक है, तो ये 3 लोगों ने मिलकर के एक समिति बनाई, इसी को हमने एक नाम दिया JBP समिति। और ये भी क्यों बनाई गई थी, ये भी भाषाई राज्यों के निर्माण को लेकर के थी, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ता, भाषाई प्रांत समिति। भाषाई प्रांत समिति, वो भाषाई प्रांत आयोग और ये भाषाई प्रांत समिति। निर्माण उसी समय हुआ, दिसंबर 1948 में ही। ठीक है, एक समिति बनी जिसे हमने क्या कहा, भाषाई प्रांत समिति के नाम से संबोधित करा। इन्होंने अपनी छानबीन शुरू करी, इन्होंने अपना काम करना शुरू किया और रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के आते ही फिर से भैया मामला खराब हो गया। इनकी रिपोर्ट आई 1949 के आसपास, यानी कि अप्रैल 1949 में इनकी रिपोर्ट आई। और इन्होंने भी क्या रखा सामने कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होगा, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, भाषा के आधार पर क्या नहीं होगा, राज्यों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात महत्वपूर्ण चीज़ है, देखो होता क्या, धीरे धीरे जैसे ये सूचना फिर आती है तो दक्षिण वाले लोग मानने वाले थोड़ी थे, फिर से ये मांग उठने लगी कि नहीं भाई, हमें राज्य जो चाहिए वो भाषा के आधार पर चाहिए ही चाहिए। इसी बीच में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री रामुलु पोट्टी। क्या नाम है, श्री रामुलु पोट्टी। ये साहब क्या है कि ये बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पे, और लगातार भूख हड़ताल पे बैठे बैठे 56 दिन बीत जाते हैं, और 56वें दिन के अंत तक इनका हो जाती है मृत्यु। ये हो जाते हैं हमारे एक तरीके से शहीद, इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब क्या करें भैया, सरकार पे फिर एकदम से दबाव बनता है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, इसलिए सरकार ने एक निर्णय लिया जाता है कि हम क्यों ना एक राज्य निर्मित करते हैं जिसे हम भाषा के आधार पर बनाते हैं। और उसी समय एक नया राज्य बनाया जाता है, यानी कि मैट, मैं क्या बोलता हूँ, मैट, मद्रास से अलग करके, मद्रास से अलग करके, देखो भाषा के आधार पर है तो टी मतलब तेलुगु, तेलुगु भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी एक राज्य बनता है जिसे क्या बोला गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना कि मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य बनता है जिसे हमने क्या बोला, मैट बोला। आपको ध्यान रखना कि मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा के, ये बना आपका सितंबर 1953 या अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर आप कभी भी डाल सकते हैं। ठीक है,
अक्टूबर 1953 शायद 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य का क्या करा गया, निर्माण करा गया। भाषा के आधार पर बना, इसीलिए आंध्र प्रदेश क्या है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। ध्यान रखना, कई बार पेपर में सवाल बनता है कि बताइए भाषा के आधार पर कौन सा राज्य पहली बार बना, वो आंध्र प्रदेश बना। मैट यानी याद रखना, मद्रास से अलग करा गया था, तेलुगु भाषा के आधार पर एक पहला राज्य बना जिसे हमने क्या कहा, आंध्र प्रदेश कहा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखो अब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप एक बच्चे के लिए तो कुछ ले आए खाने के लिए, दूसरे बच्चे के लिए नहीं लाए, तो वो क्या करेगा, वो भैया तकिए में मुँह दे के रोएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पे भी यही हुआ, भैया एक को तो आपने मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश तो बना दिया, और राज्यों का क्या होगा, इसीलिए क्या करना पड़ा, फजल अली आयोग बनाना पड़ा सरकार को। क्या बनाया गया, फजल अली आयोग, या इसे फजल आयोग भी बोलते हैं। इसका निर्माण करना पड़ा। ये 3 सदस्यीय आयोग था, इसके अंदर 3 सदस्य थे, और इन 3 सदस्यों के अंदर जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, इसलिए उनके नाम पे इस आयोग को बनाया गया, फजल अली आयोग। इसका काम क्या था कि राज्य पुनर्गठन करना या राज्य को दोबारा पुनर्गठित करवाना, इसलिए इसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग भी है। राज्य पुनर्गठन आयोग ये बनाया जाता है, और ये बनता है 1953 के आसपास। ठीक है, इसके बाद फजल अली आयोग अपना काम करना शुरू करता है, और 1955 यानी कि लगभग 2 साल के बाद 1955 में एक रिपोर्ट ये पेश करते हैं। 1955 में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। भैया क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, इन्होंने कहा कि देखिए राज्य जो बनेंगे वो भाषा के आधार पर ही बनेंगे, भाषा के आधार पर राज्य निर्माण होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, भाषा के आधार पर राज्य निर्माण होगा। लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होगा, यानी कि केवल एक राज्य एक भाषा के आधार पर निर्मित नहीं करेंगे, लेकिन हाँ राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर कर देंगे। अगर सोचो ऐसा हो जाता कि एक भाषा एक राज्य, तो भैया उत्तराखंड के पता नहीं कितने हिस्से हो रहे होते इस समय, इतनी भाषाएं हमारे पास हैं। भारत में तो बहुत सारे राज्य बन चुके होते, बड़ी समस्या हो जाती सामने। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखना। तो फजल अली आयोग रिपोर्ट पेश करता और ये भाषा के आधार को मंजूरी तो देता, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया जाता। और ये अपने रिकमेंडेशन देता है कि भारत सरकार को 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। देखो ध्यान रखना, पेपर में ना कभी कभी ये पूछ बैठता है कि फजल अली आयोग ने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे। तो ये फजल अली आयोग ने कहा था सरकार को कि आपको 16 राज्यों का निर्माण करना चाहिए, साथ साथ 3 केंद्र शासित राज्यों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसकी रिपोर्ट के आधार पर, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, और ये कब बनाया गया था, 1956। ये भी पेपर में आया था सवाल मेरे प्यारों, ये भी आया था पेपर में, पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था या किस वर्ष आया है। 1956 आया है। देखिए मैंने ये ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ। अगर पढ़ा होगा या पढ़ा होता शायद आप गलती ना कर पाते, आगे से गलती नहीं करती, इसलिए ध्यान रखना। देखो ये सवाल भी पूछते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, 1956 में आया, और सरकार ने इसी के तहत 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्यारों, फजल अली आयोग का रिकमेंडेशन था 16 राज्य 3 केंद्र शासित राज्य, लेकिन भारत सरकार ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य यानी कि 14th स्टेट एंड 6 केंद्र शासित इनकी क्या करी, स्थापना करी। कितनी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों की स्थापना करी गई। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है फजल अली आयोग, धर आयोग और JVP समिति। इसके अलावा आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो हमने आज इस क्लास पर देखा। देखिए दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना कि बात समझ आई या नहीं आई।
एक बार अगर आपने इसे अच्छे से देख लिया और नोट्स बना लिए, एक बार रिवीजन कर लेना बस, आप देखोगे कि एक एक चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। देखना ना भूलना, कल YouTube पे प्राइज़ की क्लास आ रही है तक्षशिला यूके पे, बिल्कुल भी मिस मत कर देना। जितने भी 2023 के आपके अवार्ड्स हैं उन सभी को हमने कोशिश की है कि एक जगह डालने की, और पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो DLED वगैरह भी करना चाह रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आगामी परीक्षा आपकी वीडियो VPDO री एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा। तो आप देखिए, इंपॉर्टेंट तरीके से उसे बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाने की कोशिश की है, तो उसे ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए फिर मुलाकात होगी आप सभी से हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।